सभी वरिष्ठ जनों का, आप सभी महानुभावों का मैं प्रणाम करता हूँ। और मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि मेरा नंबर इतनी जल्दी आ जाएगा। वैसे मुझे कहा गया था कुछ बोलना है, तो जी मेरा नाम आदित्य वाजपेयी है और मैं कानपुर शहर के अशोक नगर में रहता हूँ। और इसके अलावा एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ जहाँ पे मर्चेंट नेवी की प्रिपरेशन कराता हूँ। मर्चेंट नेवी जो पानी के जहाज़ की जो नौकरी होती है उसकी प्रिपरेशन कराता हूँ। क्योंकि आज का विषय भ्रष्टाचार एवं मीडिया है, तो थोड़ा बहुत लिख के लाया हूँ, क्योंकि मैं इस तरीके का आदि नहीं हूँ इस तरीके से आप लोगों के बीच में, महानुभावों के बीच में रह करके बात करने का। कोशिश करिए इसको समझने की, और वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले जो भी विषय आज का ये है कि भ्रष्टाचार एवं मीडिया, तो मैं इसमें 3 तरीके से भी बातें रखूंगा। भ्रष्टाचार, मीडिया और इसके बाद क्या समाधान हो सकता है। अभी योगेश जी मैं आ रहा था तो योगेश जी ने मुझे टोका कि थोड़ा संक्षेप बताइएगा, लेकिन मैं जब पुरुषोत्तम भाई से मिला था तो मैंने इनसे पूछा था कि मुझे बताइए कितना समय मिल पाएगा, तो उन्होंने मुझे बताया नहीं, आप अपना जितना समय लेना चाहें ले लें। तो मैं उसी के हिसाब से थोड़ा सा लेके आया हूँ, क्योंकि विषय बड़ा गंभीर है और इसकी गंभीरता को समझ पाना या बता पाना बड़ा मुश्किल कार्य है। थोड़ा समय लूंगा, आपसे चाहूंगा। आप चतुर भी हैं। तो सबसे पहले भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो सबसे पहले सवाल आता है कि भ्रष्टाचार ये कर कौन रहा है, भ्रष्टाचार कहाँ से आ रहा है और कर कौन रहा है। ये सबसे पहला प्रश्न मेरे दिमाग में आता है। क्या वो कोई सज्जन व्यक्ति कर रहा है, या कोई दुर्जन व्यक्ति कर रहा है, या फिर कोई अनपढ़ व्यक्ति कर रहा है। ये भ्रष्टाचार कहाँ से आ रहा है। तो जब इसकी पड़ताल में जाते हैं, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, तो एक ऐसी चीज निकल के आती है जो बिल्कुल मेरे ख्याल है सभी लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि भ्रष्टाचार वो व्यक्ति कर रहा है जिसका कि नैतिक पतन हो चुका है, जिसका कि चारित्रिक पतन हो चुका है, जिसके आदर्श खोखले हो चुके हैं, जिसके संस्कार जा चुके हैं, उसके द्वारा भ्रष्टाचार होता है। तो जब ये बात समझ में आ जाती है कि हाँ भाई यहाँ से ये समस्या का जो है उद्गम है, तो अब इसकी जड़ में जाते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, समाज में लोगों का नैतिक पतन या चारित्रिक पतन या संस्कारों का खोखलापन क्यों हो रहा है। तो इसकी जड़ में जाते हैं। तो जब जड़ में गए तो बचपन से मैं हमेशा देखता सोचता आया था कि भाई ये इतना विरोधाभास क्यों है हिंदुस्तान में। एक तरफ तो बताया जाता है कि भारत जो है सोने की चिड़िया रहा है, भारत जो है विश्वगुरु रहा है, और एक तरफ जो है हम आसपास जो दुनिया देख रहे हैं बहुत ही खराब है। मतलब यूँ समझिए कि आज हमें इस मुद्दे पर बैठ करके बात करनी पड़ रही है। तो जब इसकी जड़ में जाने का प्रयास किया तो थोड़ा सा हम आपको पीछे ले चलेंगे 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में हिंदुस्तान के बारे में दुनिया के तमाम इतिहासकार, लगभग 200 इतिहासकार ऐसे हुए जिन्होंने हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ लिखा है। और मेरे मन में भी एक सवाल आता था कि भाई सोने की चिड़िया भारत था कब। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, मैंने कई विद्वानों से पूछा, मैंने अपने अध्यापकों से पूछा, लेकिन कोई बता नहीं पाया कि एक्चुअली ये सोने की चिड़िया एग्जैक्ट टाइम कब था। तो इसी प्रयास में जो है मैं पहुंचा किसी जगह पर जहां मुझे पता चला तो 18वीं शताब्दी में, ये 18वीं शताब्दी के बाद में बता रहा हूँ आपको कि दुनिया के तमाम इतिहासकार, लगभग 200 इतिहासकारों ने जो है भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है, जिसमें ब्रिटिशर्स हैं, स्कॉटिश हैं, फ्रेंच हैं। इन इतिहासकारों ने भारत के बारे में बढ़ चढ़ के बताया और ये बताया है कि भारत विश्व के 30 देशों में जो है अपने तमाम सामानों का निर्यात करता था और बदले में 1 रुपए का जो है आयात नहीं करता था। और तमाम, क्योंकि यहाँ की जलवायु ऐसी है, यहाँ का वातावरण ऐसा है कि यहाँ पर ऊपर वाले की भरपूर कृपा है। यहाँ पे पूर्ण जो है यहाँ पे सूर्य का प्रकाश है, जिसके चलते यहाँ पर जो है तमाम फसलें होती हैं, तमाम खाद्यान्न होते हैं, तमाम खनिज हैं। और बाकी देशों की अगर हम बात करें, खासकर यूरोप की बात करें, तो वहाँ पर बर्फ के अलावा कुछ नहीं है। तो इसके चलते जो है भारत विश्व गुरु बना और बन करके जो है सोने की चिड़िया कहलाया। बदले में वो सोना लेता था, मतलब चीजें सप्लाई करता था और बदले में सिर्फ सोना लेता था।
तो इस तरीके से जो है यहाँ पे सोने का अकूत भंडार और सोने की चिड़िया कहलाया, ऐसा उनके रिसर्च के बाद हमें पता चला। तो अब बात ये आती है कि यदि कोई देश सोने की चिड़िया है या विश्व गुरु है तो क्यों है, आखिर वो क्यों बन पा रहा है। तो उसमें निकल के आता है, ये सारे इतिहासकार एक ही बात बता रहे हैं आखिरी में, इनकी बात का जो मजमून है वो यही है कि यहाँ के लोग बहुत आला दर्जे के शिक्षित हैं, यहाँ के लोग बहुत प्रतिभाशाली हैं, यहाँ के लोगों का नैतिक मूल्य जो है बहुत उच्च कोटि के हैं और बहुत जबरदस्त है। मतलब उनके कहने का जो तात्पर्य था वो ये था। क्यों? क्योंकि यहाँ की शिक्षा पद्धति बहुत बड़ी है, यहाँ के लोग जो है इतनी उच्च शिक्षा पाते हैं जिसकी वजह से जो है लोगों पर जो है, और भगवान की कृपा है, हमारी जलवायु ऐसी है, इसके चलते जो है भारत। तो मोटे मोटे तौर पर हम फिर अपनी बात पे आ जाते हैं कि लोगों का नैतिक मूल्य और चारित्रिक पतन और आपके संस्कारों का खोखलापन, आदर्शों का खोखलापन, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार होता है। तो ये हमने पाया कि वहां पर अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 18वीं शताब्दी की बात है। और जैसे जैसे फिर अंग्रेज आए हिंदुस्तान में, आते ही उन्होंने सीधा कब्जा नहीं किया, काफी समय उन्होंने गुजारा, काफी उन्होंने जो है पूर्णताएं करी, काफी उन्होंने जो है संधियां करी, काफी उन्होंने चालबाजियां करी। और करते 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 मैं आपको 2 फरवरी 1832 का जो है लॉर्ड मैकॉले का एक स्टेटमेंट, जो कि अपने हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में जो है वो अपने आकाओं को बता रहा है। और उससे, क्योंकि सारे जो गवर्नर्स भेजे जाते थे इंग्लैंड से हिंदुस्तान, उनसे रिपोर्ट मांगी जाती थी, वो रिपोर्ट उससे पूछी जा रही है, तो उसमें वो बता रहा है। तो वो ये कह रहा है कि भारत के लोगों को गुलाम बनाना या इनके ऊपर जो है हुकूमत करना एक टेढ़ा काम है, क्योंकि ये लोग जो है ये बहुत शिक्षित हैं, इनके नैतिक मूल्य बहुत ज्यादा हैं, इनके आदर्श बहुत ज्यादा हैं, इनके संस्कार बहुत ज्यादा हैं, और ये किसी भी चीज में, न शराब में न शराब में, किसी चीज में जो है अपना पैसा धन खर्चते नहीं है, और इनको गुलाम बनाना बड़ा मुश्किल था। ये बात उसने बोली। लेकिन साथ ही साथ उसने बोला, और हाँ एक उसने और भी उसने बात, एक उदाहरण कहावत उसने बोली कि जो है अगर हमें इनको गुलाम बनाना है तो हमें इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी पड़ेगी। रीढ़ की हड्डी तोड़ने से उसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाती है तो बिल्कुल बेकार हो जाता है। और दूसरी तरफ एक बात और निकल के आती है, यदि किसी को आप गुलाम बनाना चाहते हैं, किसी पे हुकूमत करना चाहते हैं, तो वो आपसे कमजोर होना चाहिए। अगर वो बराबर की ताकत रखता है तो उसको आप कभी गुलाम नहीं बना सकते। तो यही सारी चीजें उसने वहां पर बताई, और उसने कहा कि जो है हम इस तरफ प्रयासरत हैं। 2 फरवरी 1832 यानी बहुत पुरानी बात नहीं है, ये आप समझिए। और हम प्रयासरत हैं, हमने इनकी इस पूरी जो किला है, किला में जो है छोटा सा जो है हमने छेद कर दिया। तो पूछा गया भाई कैसे कर दिया आपने छेद? तो उसने बताया कि जो है जो शराब की दुकान सन 1760 में हमने कलकत्ते में खोली, आज वो शराब की दुकान, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतवर्ष में पहली शराब की दुकान लाइसेंस्ड वो कलकत्ते में 1760 में अंग्रेजों के द्वारा खोली गई। और उनका उद्देश्य जो था वो पूरा सुनियोजित था कि किस तरीके से जो है भारतवर्ष को जो है उन्हें बर्बाद करना। और ठीक उसी वर्ष जो है कलकत्ते का ही बदनाम इलाका है, सोनागाछी उसको बोलते हैं, वहां पर एक विश्वविद्यालय जो है, जो कि आज भी बदस्तूर बहुत रौनक के साथ चल रहा है कलकत्ते में। तो वो ठीक उसी वर्ष 1760 में उन्होंने वहां पे खोला और शराब की दुकान खोली। अब 1832 में जो है आते आते जो है करीब 136 दुकानें जो हैं पूरे शहर में हो गई हैं। ऐसा उसने बताया कि हमने जो छोटा सा छेद किया हुआ है, तो वो छेद के चलते जो है पहले जो है सिर्फ अंग्रेज लोग आते थे, वो शराब पिया करते थे, और वो भी वहाँ पे जो भी उनको अपना मनरियाँ करनी होती वो किया करते थे। लेकिन कोई भी भारतीय वहाँ पर नहीं जाता था, क्योंकि ये अपना पैसा जो है सिर्फ और सिर्फ दान पुण्य में और लोगों की मदद करने में ही खर्च करते हैं, और किसी काम में खर्च नहीं करते। तो 136 दुकानें हो गई। अब इसी बात को थोड़ा और संक्षेप बताते हुए चलता हूँ कि जो है जब देश आज़ाद हो रहा है तब हिंदुस्तान में वेश्यावृत्ति और शराब का अगर हम आंकड़ा उठा के देखते हैं तो करीब 3500 दुकानें शराब की 1947 15 अगस्त 1947 की शराब की दुकानें जो है वो 3500 के आसपास है। वेश्यावृत्ति भी जो है बढ़कर बहुत आगे निकल चुकी है। और करते करते जो है आज की डेट में अगर हम आ जाते हैं, सन 2009 का आंकड़ा है कि हमारे देश में जो करीब 300 से 350 शहर जो हैं उनमें करीब 25,000 के आसपास जो है लाइसेंस शराब की दुकानें हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारे आप कच्ची भट्टियाँ और वो सारी चीज़ छोड़ दी, मतलब अगर मोटे मोटे तौर पर। तो इस बात को अगर हम समझें कि आखिर जो है उन्होंने जो सुनियोजित प्लानिंग करी इसके पीछे क्या था,
उन्होंने जो है हमारी शिक्षा व्यवस्था खराब करी। लॉर्ड मैकॉले ने जो है पूरी शिक्षा व्यवस्था बदली, लॉर्ड मैकॉले ने हमारी न्यायिक व्यवस्था बदली, साथ में जहाँ उसने हमको जो है शराब और शबाब का जो है आदी बना दिया। अब शराब पीने वाले व्यक्ति का दिमाग या इस तरीके की प्रवृत्ति में रहने वाले का दिमाग जो है वो अच्छा तो नहीं हो सकता है, ये मान के चलिए, वो कतई अच्छा नहीं हो सकता है। और अब आप के मन में सवाल ये आएगा कि भैया ऐसा तो नहीं पूरा हिंदुस्तान शराब पीने लगा या पूरा हिंदुस्तान जो है सारी चीजों में डूब गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा अगर हम प्रतिशत में उठाकर देखें जाकर तो धीरे धीरे क्रॉनिकल ऑर्डर में जो है धीरे धीरे जो है 47 के बाद जो है 50 आया, फिर उसके बाद 60 आया, फिर 70 आया, तो करते करते उसी हिसाब से भ्रष्टाचार भी जो है हमारे साथ साथ जो है आज की डेट में जो है अगर हम सर्वे करने निकलेंगे तो अगर 100 व्यक्तियों का सर्वे करेंगे तो उसमें जो है मेरा ख्याल है 90% लोग ऐसे होंगे जो इस रह गुजर से निकले होंगे। आप समझिए बात। तो ये उनकी सुनियोजित प्लानिंग शिक्षा पद्धति को खराब करना, न्यायिक व्यवस्था को खराब करना और इस तरीके से पूरे देश को बर्बाद करना। तो ये बात। और दूसरी एक बात लॉर्ड मैकॉले ने बड़े उससे कही, उसने कहा कि नहीं वहां पे नहीं गई, हाउस ऑफ कॉमन्स में नहीं गई, उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा और उसमें वो लिखता है कि यदि ये मेरी प्लानिंग ये जो भी मैंने योजना बनाई है भारत के लिए जो है अगर ये कामयाब हो गई तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा दावा है कि भारतवर्ष में एक भी सच्चा भारतीय नहीं मिलेगा। ऐसा उसने लिखा और ये बात मुझे बहुत चुभती है दिली तौर पे। और मेरा इस आंदोलन से जुड़ना या आज यहाँ पर आपके सामने आना ये बहुत बड़ा मुख्य कारण है। मुझे लगता है कि आज भी लॉर्ड मैकॉले जो है वो मरा नहीं है, वो जिंदा है और वो आज भी मरा नहीं है, वो जिंदा है और हमें इस बात को बड़ी बारीकी से समझना पड़ेगा। तो ये मोटी मोटी बात कि भ्रष्टाचार क्यों आ रहा है, इसका मूल कारण जो है एक बार मैंने समझने की कोशिश करी है और आपके सामने रखा। अब बात करते हैं मीडिया की। न सिर्फ मीडिया, आप हिंदुस्तान में आसपास अपने देखिए 90 के बाद जो बदलाव आया है, क्योंकि मैं भी अपने होशो हवास में था 90 के दौर में, तो जो बदलाव आया है उसकी किसी शब्दों में जो है किसी को मतलब यूँ बताया जाए कि मैं भाई परिभाषा देके बता दूं आपको कि हाँ भाई ये बदलाव आया है, तो कहना बड़ा मुश्किल है। बहुत जबरदस्त बदलाव आया है 90 के बाद। क्यों आया है? क्योंकि जो है हमारी जो उस समय की सरकार थी उसने एक नारा दिया उदारीकरण का और वैश्वीकरण, जिसके चलते होता क्या आया है कि भारतवर्ष में आजादी के बाद से लेकर के और अभी तक जो भी विकास के मॉडल तैयार किए जाते हैं वो सब के सब उधार के लिए, मतलब कि हम हमारी अपनी बुद्धिमत्ता जो है वो अमेरिका को, वो अंग्रेजों को, यूरोप को, सबको जो है गिरवी रखे बैठे हुए हैं। मतलब कि जो हमारे कर्ता धर्ता है इस देश के जो है कर्ता धर्ता पालनहार, वो कहते हैं कि जो विदेशों में हो रहा है वही सबसे बेहतरीन हो रहा है, तो उनका हमें मॉडल ले लेना चाहिए। अब विदेशी मानसिकता क्या है, विदेशी फिलॉसफी, ये उनका कहना है। इस सिद्धांत को हम गलत नहीं कह सकते क्योंकि भाई उनके यहाँ एक रोटी है, खाने वाले 10 हैं, तो उनके यहाँ तो ये सिद्धांत चलेगा। उनके यहाँ के लोगों ने अगर रिसर्च करी है तो हो सकता है ठीक है, लेकिन भाई हमारे हिंदुस्तान में कभी भी ना ऋग्वेद में, ना सांख्य दर्शन में, ना हिंदू सनातन धर्म में, ना इवन कुरान तक में मैं अगर बात करता हूँ जो है यहाँ पर कहा गया है कि सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट, जो कमजोर है, जो मजलूम है, जो लाचार है, हमें उसकी मदद करनी है, हमें उसको जो है नीचे से एक ऊपर उठाना है। जिसके चलते होता क्या था, हम लोग अभी ज्यादा पीछे ना जाएं तो देखते थे कि धर्मशालाएं लोग बनाते थे, जो बड़े बड़े सेठ होते थे वो धर्मशालाएं बनवाते थे, कुएं बनवाते थे, हाँ, और तमाम जो है लोगों को रहने के लिए जो है सराय वगैरह बनवाते थे। लोग आते थे, उसमें परदेश से आते थे, रहते थे। तो ये उसी विचारधारा के चलते थे कि जो है हम सहकारिता में विश्वास करते थे, हम एक दूसरे को मदद करने में विश्वास करते थे। तो ये जो कॉम्पिटिशन भर दिया क्योंकि विदेशी मॉडल लिया हमने, अब अमेरिकी पैटर्न पे जो है ये मीडिया, ये पत्रकारिता, ये जितनी भी चीजें हैं आप ये समझिए इनका पैटर्न जो है एक्चुअली वो हिंदुस्तानी नहीं है। हम ये देखना नहीं चाहते। आज अगर आप देखिए मीडिया का स्थिति क्या, मीडिया जो है वो एक बहुत सुंदर सी किताब, मतलब एक ऐसी किताब जो मनोरंजन का साधन है, जिसमें पंडित जी सितारे बताते हैं कि आज भाई सितारे आपके क्या कह रहे हैं। आज चैनल्स की अगर हम बात करते हैं उसमें कॉमेडी सर्कस भी है, उसमें खास पर्टिकुलर देश की जो है उसकी संस्कृति, उसके हाव भाव या उसके रहन सहन की गुलामी जो है वो तोड़ फोड़ के रख सकता है। मोटे मोटे तौर पे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन चला है
हमारे लाल बाल और बाल की अगुवाई में जो आंदोलन चला वो 1905 से लेकर 1911 तक चला। 1911 में मजबूर होके जॉर्ज पंचम को हिंदुस्तान आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? क्योंकि उन्होंने जनता में एक ऐसी बिगुल फूका, एक ऐसा मंत्र दिया बहिष्कार का, जिसके द्वारा जो है उसको मजबूर होके जो है यहाँ पे हिंदुस्तान में आना पड़ा। और उसमें हुआ क्या? उसमें कुछ नहीं हुआ। उसमें सिर्फ जनता ने जो है विदेशी कपड़े उठा के फेंकने शुरू कर दिए। या समझिए, सिर्फ विदेशी कपड़े पहनना बंद कर दिया और जॉर्ज पंचम को जो है हिंदुस्तान आना पड़ गया। ये है बहिष्कार की ताकत। ये मैं सिर्फ आपको सांकेतिक रूप से बता रहा हूँ, बाकी इस विषय पे और भी ज्यादा मैं बता सकता हूँ, कह सकता हूँ, जो पढ़ा देखा समझा है। और मेरा ये मानना है कि ये 100 नहीं 200% कारगर ये हथियार है। और बहिष्कार ही किया जाए, जो चीज नहीं अच्छी लग रही है उसको बंद कर दिया जाए। अगर जो है चैनल्स नहीं दिखा रहे हैं, अगर हमारे पत्र जो है कायदे की चीज नहीं बता रहे हैं, तो हम उसको पढ़ना बंद कर दें, हम उसको अपने यहाँ जो है सब्सक्राइब करना बंद कर दें। सबसे पहले बस ये मेरा आखिरी था। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने हमें समय दिया। और